वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द मॉडल पेपर ऑफ एफकेट। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लगातार आपको एफकेट के मॉडल पेपर्स देते हैं। हर वीक आपको एक मॉडल पेपर दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा कि हमारे लर्निंग ऐप पर आप टॉपिक वाइज क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कशन होगा आपका। टोटल इसमें लाइव क्लासेस, डाउट काउंटर, नोट्स, पीडीएफ सब आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी वर्तमान में इसमें 50% का क्या चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है। तो आप इसका फ़ायदा जल्दी से जल्दी उठाएँ और इनरोल करें। ठीक है बच्चों, चलिए बाकी नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, है ना। ये पूछा गया है कि हमारा डिफेंस एक्सपो जो कि ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, 2022 का डिफेंस एक्सपो क्या हो चुका है, ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। ये कहाँ पर हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो बेटा कहाँ पर हुआ है, ये गांधीनगर पे हुआ। कहाँ पे हुआ बेटा, याद रखिएगा, गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर कहाँ पर है, जैसा कि आपको पता ही है, गांधीनगर जैसा कि आप सभी को पता है कहाँ पर पड़ेगा बेटा, तो ये हमारे गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड हमारे इंडिया का ही पार्ट होता है। जैसा आपको पता है बे ऑफ बंगाल में ये अंडमान निकोबार आइलैंड पड़ते हैं। इनमें से सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी कि हाईएस्ट पीक कौन सा है जो कि अंडमान निकोबार में पड़ती है। तो बेटा इसका सही आंसर है सैडल पीक। आपका पहला इसका करेक्ट आंसर है। सैडल पीक क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी है। सैडल पीक क्या है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी है। तो याद रखिएगा सैडल पीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका यहाँ पर, Who among the following was the first Indian governor of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, तो आपको जैसा कि पता है ना, 1 अप्रैल 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू, किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू बना था आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर के बारे में पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि सीडी देशमुख क्या रहे हैं, आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर रहे हैं। अरे इनके पहले क्या थे, इंडियन गवर्नर नहीं हुआ करते थे, है ना। तो इंडियन गवर्नर ना होकर के ब्रिटिशर्स यहाँ पर हुआ करते थे, क्योंकि 1935 की बात है। 1935 में तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर शासन करते थे। 1947 में तो आज़ाद हुए हैं। उसके बाद हम लोग इंडियन गवर्नर की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, हमारे यहाँ पर लगातार जैसा कि आपको पता है हर संडे को फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है। इस फ्री मॉक टेस्ट में क्या है, आपको सीधे केवल और एक काम करना है कि एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप जाके डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसमें और कुछ आपको कोई चार्ज नहीं लगने हैं, ठीक है ना। और ये टोटली क्या है बेटा, ये टोटली फ्री है। और यहाँ पर आप एफकेट, एसएससी, टीए और सभी के एग्ज़ाम का जैसा टाइमिंग दिया हुआ उस टाइमिंग पर जा कर के आप क्या कर सकते हैं, अपना टेस्ट पेपर यहाँ पर जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी सुविधा आपको फ्री में अवेलेबल कराई जा रही है। आप जाइए और हर संडे को क्या करेंगे, टेस्ट देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जैसे क्या बता रहा है यहाँ पर, श्वेतांबर और दिगंबर आर एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म से संबंधित हैं, है ना बेटा। तो जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म में क्या हुआ करता है, 2 सेक्ट हुआ करते हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत कपड़े यानी कि सफ़ेद कपड़े पहना करते हैं, वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं, वो क्या है, श्वेतांबर कहे जाते हैं। और दिगंबर का मतलब है जो कि क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, जो कि जैन धर्म का मूल सिद्धांत हुआ करता था शुरुआत में। तो यही क्या कहलाते हैं, दिगंबर मतलब नो क्लॉथ्स, श्वेतांबर मतलब वाइट क्लॉथ्स। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, है ना। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। स्टीयरिंग कमेटी का मतलब क्या हुआ बेटा, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे। स्टीयरिंग का मतलब क्या है कि गाड़ी में स्टीयरिंग लगी होती है तो डायरेक्शन देती है गाड़ी को। वैसे ही जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्शन कौन दिया करते थे, तो संचालन समिति दिया करती थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, संचालन समिति बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको संचालन समिति बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास। तो जैसा कि आपको पता है कि तुलसीदास के कंटेम्प्रेरी यानी तुलसीदास के टाइम पर कौन हुआ करता था दिल्ली का शासक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकबर हुआ करता था। तो यानी कि मुग़ल
मुग़ल साम्राज्य हुआ करता था दिल्ली में, उस समय पर अकबर हुआ करते थे, है ना। तो अकबर के टाइम पर रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, 1532 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट द हॉर्नबिल फेस्टिवल, ना हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाला कौन सा राज्य है, किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत फेमस फेस्टिवल है ना। तो ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में। और हॉर्नबिल वहाँ का क्या है, स्टेट बर्ड भी है। हॉर्नबिल नाम की क्या होती है, एक बर्ड होती है, तो स्टेट बर्ड भी है नागालैंड की। क्या चीज़, तो हॉर्नबिल स्टेट बर्ड है और वहीं का क्या है, ये फेस्टिवल भी वहीं मनाया जाता है, याद रखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो कौन सा है बेटा, चावल और गेहूं दोनों पूछे तो कौन सा बनेगा, दोनों पूछेगा तो चाइना ही बनेगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा, चाइना। याद रखिएगा, चावल भी और गेहूँ भी चाइना ही क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हु वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन 1928। 1928 क्यों हमारे लिए खास है, क्योंकि ओलंपिक में हमारी हॉकी टीम ने क्या किया था, सबसे पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। कौन से ईयर में जीता था, 1928 में जीता था। और इस खासियत क्या है कि लगातार हम लोगों ने यहाँ से 4-4 साल में जब भी ओलंपिक होते गए हैं तो 1952-56 तक लगातार क्या करते गए हैं, इसमें गोल्ड मेडल जीतते गए, ठीक है ना। तो यही पूछा जा रहा है कि जब फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता गया था उसमें कैप्टन कौन हुआ करते थे हमारे इंडियन टीम के, तो जयपाल सिंह मुंडा, है ना। याद रखिएगा, जयपाल सिंह मुंडा वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन द ईयर 1928, इन द ईयर 1928। सबसे पहले टाइम 1928 में ही क्या हुआ था, इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है ना, ओलंपिक में। नेक्स्ट देखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ दीज मूवमेंट, इन मूवमेंट में से किन में वल्लभ भाई पटेल जी लीडर हुआ करते थे। सरदार, ये हम आपको बता दें कि ये जो सरदार की इनको उपाधि दिया था, तो इसी मूवमेंट के कारण से महिलाओं ने, है ना, कहाँ की, गुजरात की महिलाओं ने ही क्या किया था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है ना। और ये सत्याग्रह कौन सा हुआ करता था, तो सी है बारडोली सत्याग्रह। कब हुआ था ये, 1928 में गुजरात में बारडोली नामक जगह पर हुआ था। और यहीं पर यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या दिया था, इनको सरदार की उपाधि दिया था, किनको, वल्लभ भाई पटेल जी को। तो अपने आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं, लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है ना। चलिए, तो बारडोली सत्याग्रह के लीडर कौन हुआ करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड ऑन 26 जनवरी 1938, है ना। पूर्ण स्वराज का कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें पूरी स्वतंत्रता, है ना, यानी कंप्लीट फ्रीडम है। यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है कि कंप्लीट फ्रीडम। हम लोगों ने बोला कि भैया हमें क्या चाहिए, अंग्रेज़ों से कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो सबसे पहले ये कंप्लीट फ्रीडम या पूर्ण स्वराज की बात हमने किया कहाँ पर था, तो याद रखिएगा लाहौर सेशन में किया था, है ना। तो 1929-30 में लाहौर सेशन हुआ था और फाइनली 1930 में जाकर के 26 जनवरी को ही हमने सबसे पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी मना लिया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी इसी दिन मनाया था, इंडिपेंडेंस डे इसी दिन मनाया था पहले। इसी कारण से 26 जनवरी को बाद में हमने क्या किया, अपना संविधान लागू किया था और रिपब्लिक डे मनाना शुरू किया था इसी डे के लिए, क्योंकि ये डे हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करता था। इसी दिन को हम लोगों ने क्या किया है, इसी दिन को चुना था अपना संविधान लागू करने के लिए। तो सेशन कौन सा था बेटा, लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस सेशन ऑफ कांग्रेस, लाहौर सेशन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was the first Indian to win an individual medal in Olympic? ओलंपिक में एक व्यक्तिगत पदक जीतने वाले कौन भारतीय हुए, यानी कौन ऐसा भारतीय था जो ओलंपिक में सबसे पहले व्यक्तिगत पदक। याद रखिएगा, जो हमारा हमने बताया था हॉकी वाला जो वो टीम का पदक था, हॉकी वाला जो गोल्ड था वो हमने बताया था वो टीम का था, व्यक्तिगत नहीं था, इंडिविजुअल नहीं हुआ करता। ये यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअल मेडल की बात कर रहे हैं, यानी व्यक्तिगत, ठीक है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा जीता हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा केडी जाधव, ये एक रेसलर हुआ करते थे, क्या होते थे, रेसलिंग किया करते थे। केडी जाधव 1952 में क्या करते हैं, रेसलिंग में ये ब्रॉन्ज जीतते हैं। क्या जीतते हैं बेटा, ब्रॉन्ज जीतते हैं। तो सबसे पहले पर्सन हुआ करते थे जो क्या करते हैं, जो अपना व्यक्तिगत एक मेडल जीतते हैं, किसमें, ओलंपिक में। तो याद रखने की आवश्यकता है, केडी जाधव जी को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CAG, है ना। CAG कैग क्या होता है, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का यदि पोस्ट देखें तो कहाँ पर मिलता है, आर्टिकल 148 में मिलता है ना, कहाँ पर मिलता है, आर्टिकल 148 में मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न ओलंपिक गेम कब से स्टार्ट किए जाते हैं, है ना। तो वैसे तो ओलंपिक का इतिहास पुराना है, परंतु यदि मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो ये मॉडर्न ओलंपिक बीच में ये ओलंपिक बंद हो जाते हैं। उसके बाद 1896 में से एथेंस में सबसे पहले क्या हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होती है ना। 1896 में एथेंस से क्या होता है, मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होती है। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इनमें से कौन है। तो बेटा याद रखिएगा, पहले गोरखपुर हुआ करता था, पर अब गोरखपुर से भी लंबा एक प्लेटफॉर्म बना है जो हुबली है। हुबली में कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। हुबली कहाँ का है बेटा, तो कर्नाटक हुबली में, है ना। ये इससे भी, गोरखपुर से भी लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो ये क्या हो गया है, वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महेंद्रगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो महेंद्रगिरी पर्वत है, इनकी खासियत ये है कि जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। तो जब आप देखते हैं कि ईस्टर्न घाट ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की तरफ पड़ेगा, है ना। वेस्टर्न घाट किधर पड़ता है, तो केरल वाले के साइड में पड़ता है। तो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी है। ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। जैसा कि वेस्टर्न घाट यदि देखा जाए, जो इधर कर्नाटक वाले इलाका है, उधर साइड में पड़ता है, तो वेस्टर्न घाट की कौन पड़ती है, तो अनाईमुड़ी पड़ती है। तो ये महेंद्रगिरी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 21st कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन विच ईयर, है ना। देखिए जिस साल कॉमनवेल्थ गेम होते हैं तो उनका नंबर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। तो 22 में कौन से नंबर का था, है ना, तो 22nd नंबर का था। याद रखिए 22 में 22nd नंबर का था। 22nd कब हुए, 2022 वाले, ठीक है ना, बर्मिंघम वाले, है ना। और इसके पहले गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 2018 में हुआ था। कब, 2018 में, 4 साल पहले, ठीक है ना। और अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कब होने वाले हैं, 2026 में। ये कौन से रहेंगे, 23rd रहेंगे। कौन से रहेंगे, 23rd रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ना। वहाँ पर क्या होंगे, खेले जाएंगे नेक्स्ट 23rd कॉमनवेल्थ गेम। तो थोड़ा सा नंबरिंग भी आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल ड्यू टू विच मानसून। किस मानसून से इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेनफॉल होती है, यानी पानी बरसता है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, साउथ वेस्ट मानसून। कौन सा बेटा, दक्षिण पश्चिम मानसून। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून। आपको पता है कि जो इंडिया है हमारा, है ना, इंडिया जो हमारा है, इधर ऐसे घूम के हवाएं इधर जाती हैं, है ना। ये हवाएं कैसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो पहले ऐसे शुरू करेंगे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम शुरू होकर के फिर अंदर की तरफ जाया करती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। व्हाट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, तो याद रखना पलाश, है ना। पलाश क्या है यहाँ का, ठीक है, ठीक है, राजकीय पुष्प है ब्रह्म पलाश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज, यानी कि हमारी जो हरित क्रांति थी, है ना। हरित क्रांति का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन बहुत कम हुआ करता था। पहले लोगों में भूखमरी हुआ करती थी भारत में। 1966 में ग्रीन रिवोल्यूशन होता है ना। 1966 में क्या होता है बेटा, याद रखिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन होता है 1966 में। और ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वीट के प्रोडक्शन के लिए था। सबसे ज़्यादा किसके प्रोडक्शन के लिए था, वीट के प्रोडक्शन के लिए हुआ करता था। तो जो पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका, उत्तर प्रदेश का इलाका था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, ठीक है ना। तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 में शुरू हुआ था। MS स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा, MS स्वामीनाथन ने शुरू करवाया था। MS स्वामीनाथन जी ने क्या किया था, ये ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू कराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू होम इज़ द इको मार्क इज़ रिलेटेड। इको का मतलब जैसे आपको पता है इको फ्रेंडली। इको का मतलब क्या है, इको फ्रेंडली। जो भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हुआ करते हैं तो उनको जो स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, इनको स्टैंडर्ड प्रदान किया जाता है। जैसे
ISO वगैरह हम लोग बताते हैं, है ना। इन्हीं में से एक क्या होता है, इको मार्क भी हुआ करता है। तो जो इको मार्क है इसका मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है इसमें इन्वायरमेंट पे इसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना। इसको इस तरीके से बनाया है कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं करता है, तो ये इको मार्क कहलाएगा, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, ये इन्वायरमेंट से संबंधित है ना। किससे संबंधित है, तो इन्वायरमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया, है ना। सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया का कौन सा है, तो मुंबई है बेटा। सबसे बिजीएस्ट भी यही है और बिगेस्ट भी यही है ना। सबसे ज़्यादा कंटेनर इधर आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा शिप वगैरह कहाँ पर अनलोड लोड होती हैं, तो मुंबई में ही होती है। तो ये बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट देख लीजिएगा, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस डन इन इंडिया। तो जैसा कि आपको पता है लॉर्ड मेयो के समय पे 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था, है ना। इस समय पर कौन हुआ करता था, तो लॉर्ड मेयो हुआ करता था, वाइसराय ऑफ इंडिया, है ना। 1872 में पहला सेंसस हुआ था। रेगुलर सेंसस 1881 से शुरू होगा, पर फर्स्ट सेंसस यदि पूछा जाए तो ये यहाँ पर है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा कि हमारे यहाँ पर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी आपको हेल्थ में चेकअप्स वगैरह होते हैं ये डिस्काउंट रेट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर आके इसका फ़ायदा उठाइए, और आप मेडिकल में फेल ना होने पाए इसके लिए पहले से ही यहाँ पर आकर के क्या कर सकते हैं, डिस्काउंटेड रेट पर अपना पूरा चेकअप करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, Who started the project एलोरा टू प्रमोट द लोकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन डिजिटल वर्ल्ड, ठीक है। तो जो इंडिया की लैंग्वेजेज़ हैं जो कि कम लोगों के द्वारा बोली जा रही हैं, लोकल लैंग्वेज हैं जो ज़्यादातर इंटरनेट में अवेलेबल मटेरियल नहीं होता है, जैसे उड़िया हो गई, है ना, इधर मराठी हो गई, है ना। तो ये सब लैंग्वेज के लिए हमारे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है, प्रोजेक्ट एलोरा शुरू किया हुआ। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, इसी महीने का है, तैयार करते चलिएगा। प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किस लिए शुरू किया है, तो लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए, जो लोकल लैंग्वेज है उनको बढ़ावा देने के लिए। Who has announced to operate the recently by the December 2023 India's first hydrogen train वंदे मेट्रो, है ना। तो पहले भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम क्या है, वंदे मेट्रो है, जो कि दिसंबर 2023 तक, यानी कि इस वर्ष में दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है, तो जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा क्या किया गया है, ये बोला गया है कि हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पे बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल क्वेश्चंस। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर रेगुलर सुबह और शाम वाले बैचेस में क्या होता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है। अपना MKC का अपना ग्राउंड है, वहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की फिजिकल की तैयारी के लिए आपको यहाँ पर कोच प्रोवाइड कराए जाते हैं और साथ साथ में पूरी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो यहाँ पर आ करके ज्वाइन करें, ठीक है, थैंक यू।